रेस्ट हाउस पर यह कॉल दोपहर के बाद मौसूल हुई। मामूल के मुताबिक वो शहर का चक्कर लगाकर अभी वापस लौटा था। शहर क्या था, बमुश्किल 15-20 हजार की आबादी थी। एक छोटी सी मार्केट, टाउन कमेटी दफ्तर और पुलिस स्टेशन, लेकिन इसकी अहमियत लाखों की आबादी वाले शहर से ज्यादा थी। कम से कम दुश्मन के नजदीक तो ऐसा ही था। उसे इससे ज्यादा महफूज इलाका और कहां मयस्सर आता। सैकड़ों किलोमीटर पर फैला सहराई इलाका जिसमें मीलों पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता था, और यहाँ सरहदी चौकियां भी मीलों दूर दूर तक फैली हुई थी। रात और दिन के भी हिस्से में जोरदार छक्कड़ चलते तो दूर दूर तक गहरा सुर्ख रंग का अंधेरा छा जाता, जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न देता। ऐसे में यहाँ रास्ता सिर्फ सितारों भरा आसमान दिखाता। मकामी गाइड इन्हीं सितारों की रहनुमाई में सदियों से अपना रास्ता और मंजिलें खोजते आए थे। यूं तो पाकिस्तान और भारत की सैकड़ों मील लंबी सरहद के साथ साथ आर पार सरहदों के भेदी मिल जाते थे, जो स्मगलरों और एजेंसियों के गाइड की खिदमात सरंजाम दिया करते। लेकिन इस इलाके में दोनों तरफ चंद नाम ऐसे थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। ये वो लोग थे जो अपने आबाओ अजदाद के दौर से यही काम करते आ रहे थे। गो के सरहदी इलाका कायम होने के बाद उनके काम की नौयत बदल गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा था। रॉ ने गुज़श्ता 3-4 माह से उस इलाके में 3-4 नए लॉन्चिंग पैड यानी जासूसों को सरहद उबूर करवाने के खुफिया मकामात कायम कर लिए थे, और उस रास्ते से वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद में दाखिल करते थे, जहां से मकामी गाइडों के जरिए वो फिर अपने अपने टारगेट एरिया में पहुंचा दिए जाते। कैप्टन जमशेद ने चंद माह कबल अपनी कमांडो ट्रेनिंग मुकम्मल की थी। ये उसका आखिरी कोर्स था जिसमें उसने पैराट्रूप पर तरबियत हासिल की थी, और अब उसे फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बनाकर इस इलाके में भेजा गया था। जमशेद के यहाँ आने के बाद से दूसरी तरफ के लोग मोहतात हो गए थे। उनकी तवक्कुआत के बरक्स 2 माह में तकरीबन 7 दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे। ये वो आस्तीन के साम थे जो पाकिस्तान से भारत गए थे, और अब उन्हें तकरीबकारी की मुकम्मल तरबियत देने के बाद वापस भेजा गया था। जमशेद ने जैसे ही सरहदी रेस्ट हाउस के कमरे में कदम रखा, हवालदार अलहदाद ने पैगाम दिया, सर, पोस्ट कमांडर का मैसेज है। जमशेद ने उसकी तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा। हवालदार अलहदाद उसका मतलब समझता था। दूसरे ही लम्हे उसने फील्ड टेलीफोन पर पोस्ट कमांडर से राब्ता शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ही इंस्पेक्टर खान लाइन पर था। कैप्टन जमशेद ने अपनी आदत के मुताबिक बेतकल्लुफी से पूछा, हाँ मिस्टर खान, क्या मामलात चल रहे हैं? दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर खान ने कहा, सर, आज कुछ खुसूसी डाक की खबर मिली है। तिलवाड़ा पोस्ट के एरिया में कुछ मूवमेंट हो रही है। कैप्टन जमशेद ने कहा, ओके, बी अलर्ट, मैं शाम को पहुंचता हूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद कुछ सोचते हुए उसने हवालदार अलहदाद को अंदर बुला लिया। हवालदार ने एड़ियां बजाईं। यस सर। कैप्टन जमशेद बोला, तुम 2 जवानों के साथ बस स्टैंड पर पहुंचो, ट्रेन भी चेक कर लेना। मैं तिलवाड़ा पोस्ट पर जाऊंगा, आज रात शायद वहीं रहूं। कोई भी इमरजेंसी हो मुझे फौरन मैसेज दो। सूबेदार साहब इधर ड्यूटी पर रहेंगे। जमशेद ने अपनी अगली प्लानिंग उसे बताई। हवालदार ने इस बात में सर हिलाया। राइट सर। जमशेद बोला, अभी निकल जाओ, बड़ी जीप ले जाना, मेरे लिए छोटी छोड़ जाओ। रेडियो ठीक काम कर रहा है ना? उसने हवालदार से पूछा, क्योंकि छोटी जीप के वायरलेस सिस्टम में अगले रोज कुछ खराबी हुई थी। हवालदार ने कहा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैप्टन जमशेद बोला, ऑल राइट, बी अलर्ट, ट्रेन खुद चेक करना, पुलिस पर न छोड़ देना। तिलवाड़ा पोस्ट पर मुझे रिपोर्ट करो। उसने हवालदार को जाने का सिग्नल दिया। हवालदार अलहदाद अपने 2 जवानों के साथ थोड़ी देर के बाद रवाना हो गया। यहाँ शाम को एक पैसेंजर ट्रेन आती थी जिसको मामूल के मुताबिक उन्होंने चेक करना था। कैप्टन जमशेद ने सूबेदार साहब को कुछ हिदायत दी और थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए तैयार हो गया। अपने मामूल के मुताबिक उसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर अपनी सरहदी पोस्ट तिलवाड़ा की तरफ जा रहा था। सूरज उसके अकब में फैले दरख्तों के सिलसिले के पीछे सुर्ख रंग की गहरी सी लकीर उफक पर बखेरता नीचे उतरता चला जा रहा था। उसके सामने तवीलो अरीज सहराई इलाका ताहद्दे नजर फैला हुआ था। भेकड़ की झाड़ियां ही रेत के टीलों से कहीं कहीं सर उठाती दिखाई दे रही थी, और हद्दे नजर तक सिवाय रेत के समंदर के कुछ सुझाई न देता था। यहाँ वो काफी मर्तबा आए थे, अब ये रास्ता उसे अजबर हो गया था। उन लोगों ने रेंजर्स की मदद से झाड़ियों के बीचों बीच एक रास्ता बना लिया था, जिसे मकामी लोग भी इख्तियार करते थे, और उनके ऊंट भी इसी रास्ते पर सफर करते हुए तिलवाड़ा पोस्ट से मुल्हिका आखिरी सरहदी गांव तक जाया करते थे। कैप्टन जमशेद ने सूरज की रोशनियां रेत पर पड़ने से पैदा होने वाली चमक, जो कभी कभी आंखों को चुंधिया देती, उससे बचने के लिए अपनी आंखों पर सहराई ऐनक चढ़ाई थी। अभी वो बमुश्किल 3-4 किलोमीटर चला था जब उसे सुर्ख रंग का एक बगुला अपनी तरफ मुंह फाड़े लपकता दिखाई दिया।
ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यहाँ उमूमन ऐसे ही झक्कड़ चला करते थे और अचानक ही सहराई बगुले पैदा होने लगते थे। जमशेद को एतमाद था कि अगर वो आंखें बंद करके भी चलना शुरू कर देता तो यहाँ से अपनी पोस्ट पर बआसानी पहुंच सकता था। उसने जीप का गियर बदलकर रफ्तार कुछ कम की और इंजन की ताकत बढ़ाई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये मामूल का सहराई झक्कड़ नहीं था। लेकिन जीप में बैठे हुए उसे यूं लगता था जैसे अभी वो हवा में उड़ता हुआ आसमान पर पहुंच जाएगा। रेत से भरी तुंदो तेज हवाएं चिंघाड़ती हुई जीप के टायरों और बॉडी से रगड़ लगाकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं जैसे आर्टिलरी का कोई कैनवॉय चल रहा हो। 3-4 मिनट तक वो जीप चलाता रहा, लेकिन अब उसके सामने रेत की एक चादर सी तन गई थी। जमशेद ने हेडलाइट्स रोशन कर ली, लेकिन ये हेडलाइट्स भी अब कारामद नहीं रही थीं। एक टीले के नजदीक उसने जीप रोक ली। इंजन स्टार्ट था और वो ये सोच रहा था कि आगे पोस्ट की तरफ जाए या वो ऐसे ही रेस्ट हाउस लौट जाए और उस तूफान के गुजर जाने के बाद अपने सफर का आगाज करें। उसके दिलो दिमाग एक ही फैसले पर मुत्तफिक थे कि वो आगे जाए। उसकी ड्यूटी का तकाजा यही था, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो जाएं। जब उसे एक अहम पैगाम मिल गया था तो उसका ये फर्ज था कि अब इस ऑपरेशन की कमान खुद संभाले। उसे अपने रेंजर्स पर बेहद एतमाद था, लेकिन उसने महसूस किया था कि कैप्टन जमशेद की कमान में कोई भी सर्च ऑपरेशन करने में वो फख्र महसूस करते थे और पोस्ट पर उसकी मौजूदगी उमूमन खुशगवार तब्दीली का बायस बना करती थी। यही सोचते हुए उसने दोबारा एक्सेलरेटर पर अपना दबाव बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद उसे यूं लगा जैसे जीप रेतली जमीन से अचानक दलदल में उतर गई हो। उसको जीप के टायर रेत में धंसते महसूस होने लगे। उसे अंदाजा था कि तेज हवा के तूफान से जो ताजा रेत उड़कर जा रही थी वो उस रास्ते पर भी रेत की नई तह बिछाए जा रही थी, और यही सबब था जीप के टायरों के धंसने का एहसास होने का। कैप्टन जमशेद ने अब 4 व्हील गियर लगा लिया। इस गियर में वो बहुत कम रफ्तार से चल सकता था, लेकिन अब उसे ड्राइविंग में कुछ खास दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी क्योंकि इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ चल रहा था। अचानक ही जीप को झटके लगने शुरू हो गए। तूफानी हवाओं के साथ आने वाली रेत ने दरअसल उसके रेडिएटर में जरूरत से ज्यादा ही जगह बना ली थी। जीप किसी न किसी तरह बार बार स्टार्ट करने और बंद होने के अमल से गुजारता वो 2 किलोमीटर तक उसे ले आया। अपने जीप के स्पीडोमीटर के मुताबिक अब वो पोस्ट से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर रह गया था। अचानक ही जीप को जोरदार धचका लगा और इंजन ने काम बंद कर दिया। उस लम्हे तूफान में वो जीप का यूनिट उठाकर इंजन की खराबी देखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने कुछ सोचते हुए वायरलेस रेडियो ऑन किया और थोड़ी देर के बाद उसका राब्ता कंपनी हेडक्वार्टर से हो गया। कैप्टन जमशेद ने अपनी सूरत हाल बताकर आगाह किया था कि वो पैदल पोस्ट की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ से पूछा गया, ओके सर, अगर आप हुक्म दें तो ऊंट सवार उधर रवाना कर दें। वो बोला, नो, रेस ओके। उसने वायरलेस ऑफ किया और जीप के डैशबोर्ड में रखा पिस्तौल होल्स्टर समेत अपनी कमर से बांध लिया। जीप से उसने टॉर्च उठा ली थी और पानी की बोतल अपने कंधे पर डालने से पहले उसमें से पानी का एक बड़ा घूंट भी भर लिया था। जीप के खराब होने पर उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में सबसे ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और सहराई ऐनक लगा ली, वरना जो रेत उसके कानों और बालों में घुसी हुई थी और अब नाक के रास्ते हलक में भी उतरने के लिए पर तोल रही थी, उसकी आंखों को भी अंधा कर देती। अभी उसने ढंग से जमीन पर कदम रखे ही थे जब उसे एहसास हुआ कि जमीन से कदम उखड़ रहे हैं, लेकिन अपने इरादों की तरह कदम मजबूत रख कर वो पोस्ट की तरफ बढ़ता चला गया। 15-20 मिनट तक इसी तरह चलने के बाद कैप्टन जमशेद को एहसास हुआ कि जैसे उसने रास्ता खो दिया है। उसने टॉर्च रोशन करके जमीन पर रोशनी डाली तो अंदाजा हुआ कि ये वो रास्ता नहीं जिस पर चलकर तिलवाड़ा पोस्ट की तरफ जाया जाता है। सहराई तूफान में सफर का ये उसका पहला तजुर्बा था। वो अपनी जगह पर बैठ गया और घुटनों में सर देकर सोचने लगा कि अब क्या करे। अपने आगे पीछे दाएं बाएं उसे 15-20 गज के बाद कुछ दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ रेत का सहरा था या फिर चारों तरफ चीखती चिंघाड़ती तूफानी हवाएं जो अब उसके बदन पर इस तरह झांपड़ मार रही थीं जैसे समंदरी तूफान की लहरें भंवर में फंसे जहाज पर मारा करती हैं। जमशेद को ये आस जरूर थी कि वो अभी तक अपनी समत में सीधा ही चला है। 10-12 मिनट उसने उसी तरह बैठे बैठे गुजार दिए। फिर अचानक ही उसे एहसास होने लगा कि वो बुज़दिल हो गया है। फिर इस तरह बैठने की भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो फिर एक मखमसे में फंस गया था। दिमाग कहता कि वापस लौट जा और जीप को तलाश करके उसमें मौजूद वायरलेस के जरिए मदद तलब करे, जबकि उसका दिल इसे खिलाफ मर्दानगी गर्दान कर तकाजा कर रहा था कि वो अपना सफर पोस्ट की तरफ जारी रखे, कहीं देर ना हो जाए। ये सोचकर वो उठा और चलना शुरू कर दिया। तूफान का जोर कुछ कम पड़ने लगा था।
जिससे उसे कुछ हौसला हुआ। आसमान पर खिलाफ मामूल अचानक गहरे बादल छा गए थे। यहाँ का मौसम भी मिजाज यार की तरह अचानक ही अपना मूड बदल लिया करता था। सूरज भी अब शायद गुरूब हो चुका था। जमशेद को अब एक और परेशानी ने आन घेरा था। वो जानता था कि सरहद गैर कानूनी तौर पर उबूर करने का ये बड़ा आइडियल मौसम था। उससे भारतीय जरूर फायदा उठाते, क्योंकि इस तूफान में गश्त करना मुमकिन न था। वो जल्द से जल्द पोस्ट पर पहुंचकर सरहद से पार आए एजेंटों के इस्तकबाल की तैयारियां करना चाहता था। खुदा जाने हवालदार साहब ने क्या रिपोर्ट दी। उसने दिल ही दिल में ये सोचा। यहाँ उसे एक एक लम्हे के लिए चौकस रहना पड़ता था। अपने 2 हेडक्वार्टर्स को एक एक लम्हे की रिपोर्ट देना पड़ती थी। दुश्मन की मुदाखलत पिछले चंद महीनों से बहुत ज्यादा हो गई थी और उसने खुसूसन सिंध के शहरों में जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। घड़ी की तरफ देखने से उसे अंदाजा हुआ कि जीप से निकले उसे करीबन 1 घंटा हो गया था। तूफान अब करीबन थम चुका था। आसमान पर बादल स्याह गहरे हो रहे थे। कुछ सोचते हुए कैप्टन जमशेद ने अपने मामूल के मुताबिक पोस्ट की तरफ रुख करके 3-4 मरतबा टॉर्च को जलाया बुझाया, फिर उसका रुख आसमान की तरफ करके भी जलाता बुझाता रहा। इस तरह वो पोस्ट वालों को अपनी मौजूदगी और पोजीशन का सिग्नल दे रहा था। उसे आस थी कि इस तरफ आने वाली कोई पेट्रोलिंग पार्टी चंद मिनट में उसके नजदीक पहुंच जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वाकई चंद मिनट के बाद उसे एक जीप की हेडलाइट्स अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने जीप को देखकर टॉर्च को फिर रोशन करके उसे अपनी तरफ आने का सिग्नल दिया। जीप तेज रफ्तारी से उसके नजदीक आकर रुकी थी, जिसमें से 3 जवान छलांगे मारते उतरे और उन्होंने अपनी गन्ने उसकी तरफ तान रखी थी। उनमें से एक ने ललकारा, हैंड्स अप। कैप्टन जमशेद ने जीप की हेडलाइट्स में देख लिया था कि वो रेंजर सेल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडोज थे। भारतीय फौज के ब्लैक कैट्स कमांडोज के साथ हाल ही में अपनी कुछ कमांडो पार्टियां खड़ी की थी। इन लोगों का ताल्लुक शायद ऐसी ही किसी कंपनी से था। कैप्टन जमशेद ने एक लम्हे का तवक्कुफ जाया किए बगैर उसे डांट दिया। आई एम मेजर शर्मा। उसने उस इलाके में ऑपरेट करने वाले भारतीय फौज के इंटेलिजेंस यूनिट के मेजर शर्मा का नाम लिया। वो लोग एक लम्हे के लिए तो गड़बड़ा कर रह गए, लेकिन वो भी बड़े पक्के मालूम होते थे। उसी कमांडो ने अपनी राइफल बदस्तूर जमशेद की तरफ तानते हुए कहा, सर, हम आपको नहीं पहचानते, आपको हमारी हिफाजत में पोस्ट तक जाना होगा। कैप्टन जमशेद ने लापरवाही से कहा, इडियट, तुम क्या लेने आए हो इस इलाके में? मुझे नहीं जानते। मैं 2 घंटे से तूफान में फंसा हुआ हूँ। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हें मुसलसल सिग्नल देकर बुला रहा हूँ, क्या समझे? दूसरी तरफ भी कोई पढ़ा पढ़ाया जवान था, बोला, आई एम सॉरी सर। जमशेद ने बज़ाहिर उसे फाड़ने वाले लहजे में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोला, सर, मैं मजबूर हूँ, आप कमांडर साहब के पास जाकर अपनी शनाख्त करवाएं। उसके बाद ही उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। जमशेद ने अंदाजा कर लिया था कि इन हालात में भागना करीबन नामुमकिन था। उसकी तरफ 4 ऑटोमेटिक राइफलें तनी हुई थीं। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए, बोला, ओके चलो। उसी कमांडो ने जमशेद के पहलू से चिमटे हुए होल्स्टर की तरफ इशारा किया, सर, अपना पिस्तौल हमें दे दें। जमशेद ने उसे फिर सख्त लहजे में झाड़ पिलाई। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक दूसरे जवान ने कदरे नर्म लहजे में कहा, सर, यह भी आपकी तरबियत के मुताबिक ही हो रहा है, आपने ही हमें ये कुछ सिखाया है। जमशेद ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर पिस्तौल उसे होल्स्टर समेत थमा दिया। उनकी कोई और बात सुने बगैर वो बड़े रोप से चलता हुआ जीप की अगली सीट पर बैठ गया। एक बात का अंदाजा उसे अब तक हो चुका था कि ये लोग शायद इस एरिया में नए आए हैं, जिन्होंने मेजर शर्मा का नाम तो सुन रखा है लेकिन उसे देखा नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने अभी तक उसके साथ बदतमीजी का मुजाहरा नहीं किया था। जमशेद ने अलबत्ता उनकी तरबियत और होशियारी को दिल ही दिल में सराहा कि उन लोगों ने अभी तक उस पर से एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाई थी। उसे याद आ गया कि एक मर्तबा जब मकामी खोजी अली बख्श के साथ वो रात को पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने वाले किसी तखरीबकार के कदमों का ताकुब कर रहा था, तो उसने कहा था, कैप्टन साहब, ये सहरा बड़ी जालिम शह है, इससे दोस्ती 90 का घाटा है, 90 का घाटा। मैं बचपन से सरहद से आर पार आ जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ की सरहद बंदी इसी तरह की गई है कि मुझे भी कभी कभी अपने आप पर शक होने लगता है कि मैं अपने इलाके में हूँ या भारतीय इलाके में। आदमी अपनी समत से एक लम्हे के लिए चूका और कहीं से कहीं जा पहुंचा। कैप्टन जमशेद ने अंदाजा कर लिया था कि वो तिलवाड़ा पोस्ट से दाहिनी समत पलट गया होगा। तिलवाड़ा पोस्ट भारतीय इलाके के 2-2.5 किलोमीटर के अंदर एक तिकोन नुमा की सूरत में बनी हुई थी और उस तिकोन के दोनों जावियों पर भारतीय सरहद वाक़ थी। खुसूसन शुमाल की समत को 1.5 किलोमीटर पर उनका इलाका शुरू हो जाता था। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसने वहीं रुककर सुबह होने का इंतजार क्यों न कर लिया और खुसूसन बार बार अपनी मौजूदगी की निशानदही के लिए टॉर्च क्यों रोशन की। वो जानता था कि इस इलाके में मामूल के मुताबिक तो ऐसी गश्त नहीं होती जैसे दूसरे इलाकों में पोस्टों और सरहद के साथ साथ की जाती है, लेकिन चूंकि भारतीयों ने यहाँ तखरीबकारी के मराकज़ बना रखे थे, इसीलिए इन भारतीय इलाकों में
नकलो हरकत भी मामूल से बढ़ गई थी। यहाँ का चार्ज संभालने से पहले उसे हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग देते हुए कर्नल साहब ने राजस्थान की सरहद के साथ साथ करीबन 13 ऐसे कैंपों की निशानदही की थी जहाँ के तखरीबकारों को तरबियत देकर पाकिस्तानी सरहद खुसूसन सिंध में दाखिल किया जाता था। उसे याद था जब उसके साथ कैप्टन खालिद ने कर्नल साहब से कहा था, सर बुराई को जड़ से ही क्यों ना उखाड़ फेंका जाए, उनके कैंप्स ही क्यों ना खत्म कर दें। इस सवाल का जवाब हमेशा संजीदा रहने वाले कर्नल खान ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 2 अल्फाज में दिया था, विशफुल थिंकिंग, और बात आई गई हो गई। कैप्टन खालिद ने गो के ये बात बहुत संजीदगी से नहीं कही थी, लेकिन इन हालात में जब बेगुनाह अवाम गाजर मूली की तरह कट रहे थे, कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसे तखरीबकारी के मराकज़ का वजूद बर्दाश्त कैसे कर सकता था। कैप्टन खालिद ने चाय पर खुशगपियां करते हुए जमशेद के कांधे पर बेतकल्लुफी से हाथ मारते हुए कहा, यार मैं तो उधर बर्फानी इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन हमें शायद उधर भेजा जाएगा। सुना है वहां लोग अक्सर भूल कर सरहद पार कर जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए और तुम खुशकिस्मती से भूल कर सरहद पार कर जाओ तो खाली हाथ वापस ना आना, 2-3 कैंप तो बराबर कर देना, सालों को कुछ तो अपने होने का सबूत मिले। जमशेद ने अपने कोर्समेट कैप्टन खालिद से बेतकल्लुफी से कहा, बेफिक्र रहो प्यारे, अपने इरादे भी कुछ ऐसे ही हैं। इस बात पर वो दोनों हंस दिए। जीप खासे झटकों के साथ चल रही थी। जिस रास्ते पर वो सफर कर रहे थे वहां कुछ हरियाली का एहसास भी हो रहा था। जमशेद को याद था कि भारतीयों ने उस तरफ जो नई नहर खोदी थी उसके पानी से यहाँ खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी, और इस बात में कोई शक नहीं कि उनका इलाका अपनी निस्बत कुछ ज्यादा सरसब्ज दिखाई दे रहा था। उसे न जाने क्यों रह रह कर कैप्टन खालिद की बात याद आ रही थी। कैप्टन खालिद की तरह उसके और साथियों को भी इस बात से बड़ी उलझन होती थी कि दुश्मन को उसकी जबान ही में क्यों जवाब नहीं दिया जाता। अचानक ही उसे गुमान हुआ जैसे कुदरत ने कैप्टन खालिद वाली बात पूरी करने के लिए उसे यहाँ भेज दिया है। कहीं उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना मशीयत ईज़दी तो नहीं, कहीं कुदरत ने उसे किसी बड़े काम के लिए तो मुंतखब नहीं कर लिया। डिसिप्लिन और ज़ाब्तों की पाबंदी ने अब तक उसके अरमानों का गला भी घोंट रखा था, लेकिन अब तो वो तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो चुका था। अब तो वो दुश्मन की हिरासत में था, तमाम ज़ाब्तों और जकड़बंदियों से आज़ाद। इस सोच ने उसके जिस्म में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे यूं लगा जैसे उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना और बीएसएफ की उस कमांडो पार्टी के काबू में आना दरअसल एक ड्रामे का हिस्सा है। कुदरत कोई और ही खेल रचा रही थी। कैप्टन जमशेद ने वक्ती तौर पर तो उन लोगों को कदरे हवास बाख्ता कर दिया था, लेकिन कब तक? उसने सोचा जल्द या बदेर वो लोग अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते जहां उसकी शनाख्त हो जाती, और उसके बाद शायद उसके फरार के तमाम रास्ते महदूद हो जाते। वो जानता था कि इस बात का इल्म होने पर कि पाकिस्तान आर्मी के फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का कैप्टन जमशेद, जिसने गुज़श्ता 2 माह से भारतीयों की नींदें हराम कर रखी थीं, उनकी हिरासत में है, तो भारतीय फौज की मकामी आला कमान के लिए नाकाबिल हज़म कामयाबी बन जाएगी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करने के लिए खुसूसी इबादत का एहतमाम करेंगे और दुनिया का कोई अखलाकी और कानूनी ज़ाब्ता उन पर लागू नहीं होगा। उसूली तौर पर उन्हें फौरन पाकिस्तानी पोस्ट से राब्ता करके उसे वापस लौटाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन्हें खुश होने का मौका मैं नहीं दूंगा। उसने दिल ही दिल में मजबूत अज़्म को दोहराया और मुस्तैद होकर बैठ रहा। कैप्टन जमशेद ने बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही उनसे निजात हासिल कर लेने का तहैया कर लिया था, और अब वो इसी फैसले पर अमल करने के लिए कामयाब साथ का मुंतजिर था। कोई भी ऐसी सात सईद जिसमें वो अपने जहन में तयशुदा मंसूबे पर अमल कर गुजरता।